तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। सब कुछ ठीक था, तभी आज दिन में दोपहर से पहले एक खबर आती है। खबर यह कि अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। इस हमले की बातें पिछले 10-15 दिनों से चल रही थी। अब यह था कि ईरान पर हमला कर दिया, ईरान पलटवार करेगा, और ईरान ने ऐसा किया। ईरान ने इजराइल पर 400 मिसाइलें दाग दी। लेकिन उसके बाद जो खबर आई वो हाल के वक्त में कहीं सुनने देखने को नहीं मिली। ईरान ने सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि कुल 7 देशों पर हमले किए। बल्कि उन सीधे देशों पर नहीं, ये वो देश हैं जहां पर अमेरिका ने अपने सैनिक, एयरफोर्स, इनकी टुकड़ियां तैनात कर रखी हैं। तो एक साथ इस वक्त अगर देखें तो 10 देश एक जंग में सीधे या इनडायरेक्टली शामिल हो गए। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। अमेरिका और इजराइल 2, ईरान 3। पलटवार करते हुए फिर ईरान ने कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन, अबू धाबी और इराक, यहां मौजूद अमेरिकी एयरबेस, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल दागे। सऊदी अरब की राजधानी रियाद से भी धुआं उठने की खबर आ रही है। यूएई की सबसे बड़ी आबादी वाला जो शहर है दुबई, पूरी दुनिया में टूरिस्ट का सेंटर, वहां पर भी अमेरिकी बेस पर हमले किए गए। अबू धाबी में किए गए, कतर में, कुवैत में, जॉर्डन में, बहरीन में। तो 7 और 3, 10 देश सीधे या इनडायरेक्टली इस वक्त जंग के मुहाने पर हैं। एक अफसोसनाक खबर यह आ रही है कि जब इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला किया तो एक मिसाइल वहां के एक स्कूल पर गिरा, और शायद ये लड़कियों का स्कूल है। हालांकि खबर अभी पुख्ता नहीं है, लेकिन जिस तरीके की खबर आ रही है एजेंसियों से कि करीब 40 बच्चे इस हमले में मारे गए, और इनमें ज्यादातर लड़कियां थीं। अब सवाल यह है कि अमेरिका और इजराइल ने आज अचानक हमला क्यों किया? ये हमले की वजह क्या है? और अब जब ये हमला किया है तो ये जंग कहां पर जाकर रुकेगी? क्या ये सीधे सीधे अब जंग होगी, या यूं ही इसी तरीके से बस एक दूसरे पर आप रॉकेट से और बाकी चीजों से हमला करते रहेंगे? 16 या 17 फरवरी की बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था और वो कहा था कि ईरान अपने न्यूक्लियर डील को लेकर समझौता करे, और अगर समझौता नहीं करता है तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और उन्होंने कहा कि 10 से 15 दिन का वक्त है, इसके बाद नतीजा बुरा होगा। इत्तेफाक से 10 दिन बीत गए। आज 28 तारीख है। शायद ये हमला 1-2 दिन पहले होता, लेकिन तब इजराइल में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मौजूद थे। वो वहाँ दौरे पर थे 2 दिन के। वो जैसे ही इजराइल से निकलते हैं उसके बाद आज ये हमला हो जाता है। ये हमला क्यों? इसका मकसद क्या है? क्या होगा? तो आपको याद होगा कुछ वक्त पहले भी अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले किए थे। इसके बाद ये दिन काफ़ी दिनों तक ये चलता रहा सिलसिला। फिर एक समझौता हुआ, हमले रुक गए। लेकिन ईरान ने कहा था कि जब भी उसकी सरजमीन पर कोई हमला होगा तो वो पलटवार करेगा। फिर इसी बीच 2 महीने पहले, 2 से ढाई महीने पहले ईरान में आम लोगों का एक प्रदर्शन शुरू हुआ। महंगाई को लेकर, ईरानी करेंसी जो है रियाल, उसके ऊंचे दाम को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। फिर बहुत सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भी ये धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। एक बार फिर से अमेरिका और इजराइल को नजर आया कि ईरान के अंदर चल रहे इस विरोध प्रदर्शन में अपनी रोटियां सेकें, और उन्होंने इसको बढ़ावा दिया। फिर अमेरिका ने धमकी दी कि अगर आंदोलनकारी, प्रदर्शनकारियों को ईरान कुचलेगा तो अंजाम बुरा होगा। अब ये एक आज़ाद देश के अंदर का विरोध प्रदर्शन है, लेकिन अमेरिका की शुरू से ही दादागिरी रही है, क्योंकि वो यही करता आया। तो अब उस वक्त ये था कि जो सर्वोच्च नेता हैं ईरान के, खामेनी, आयतुल्लाह रुहुल्लाह खामेनी, तख्ता पलट करना था, और ये था कि शायद उस वक्त हो जाए। लेकिन ये आंदोलन जिसमें जनजी भी शामिल थे, अब या तो कुचल दिया गया ताकत से, या फिर धीरे धीरे सुस्त पड़ गया। तो हुआ ये कि अब अमेरिका और इजराइल दोनों की जो उम्मीदें थी वो दम तोड़ गई। अब जब दम तोड़ गई तो उनके पास फिर एक रास्ता था कि ईरान को अपने न्यूक्लियर समझौते के लिए सामने लाया जाए, क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इजराइल और अमेरिका शुरू से कहता रहा है कि हम उन्हें कभी भी एटम बॉम्ब बनाने नहीं देंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने नहीं देंगे। और सबसे ज़्यादा खतरा इससे इजराइल को है, क्योंकि इजराइल बेहद करीब है ईरान के, और अगर ईरान एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री बन गया तो न सिर्फ इजराइल बल्कि खाड़ी के जो बाकी देश हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, बहरीन हो, कतर हो, कुवैत हो, इनको भी डर लगता है। इसलिए कि फिर वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा ईरान। फिर एक दूसरी भी यहाँ पे कड़ी है
ईरान इस पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जहां शियाओं की आबादी ज़्यादा है, एक शिया बाहुल्य देश माना जाता है। और ये जिन बाकी देशों का मैं नाम ले रहा हूँ, चाहे वो यूएई हो या सऊदी अरब हो, कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो, जॉर्डन हो, ये सारे सुन्नी बहुल देश हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी उनसे नहीं बनता, तो इसीलिए ये लोग खुलकर कभी ईरान के सपोर्ट में नहीं आते। तो डील हुआ नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने 10 से 15 दिन का समय दिया और इधर जनजी का आंदोलन भी उस मकाम तक नहीं पहुंचा जहां वहां के सर्वोच्च नेता को हटाया जा सके। तो फिर बचा क्या। इसी के बाद आज अचानक सुबह जब लोकल टाइम ईरान के 9:30 बजे थे, हमारे यहाँ शायद 11:30, तब तेहरान पर अचानक रॉकेट लॉन्चर से हमला करना शुरू कर दिया इजराइल ने। बाद में पता चला कि इसमें अमेरिका भी शामिल था साथ में। तो तेहरान के बाद अचानक ईरान के अलग अलग शहरों पर बमबारी शुरू हो गई। इनमें तेहरान के अलावा कोम, करमानशाह, इस्फहान और करच शहर शामिल हैं। तो जैसे ये हमले हुए 2 दिन पहले ही, बल्कि 3 दिन पहले, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर हम पर हमला होता है तो हम हर उस जगह को अपना निशाना बनाएंगे जहां से हमारे ईरान की सरजमीन पर हमला होगा। अब उनके इस कहने का मतलब ये था कि जहां जहां से अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, ठिकाने हैं, वो अलग अलग देशों ने दे रखे हैं। एहसान तले सब दबे हुए हैं अमेरिका के, जैसे यूएई में है, अबू धाबी में है, दुबई में है, सऊदी अरब में है, रियाद में, इसके अलावा कुवैत में, कतर में, बहरीन में, जॉर्डन में, इराक में, क्योंकि इराक भी अब कठपुतली सरकार है, अमेरिका के अंडर में है। तो यहाँ अमेरिका ने अपने अपने सैन्य ठिकाने बना रखे हैं। उसकी वजह यह है कि अब अमेरिका से अगर वो हमला करे तो बहुत दूर है ईरान। नज़दीक होने से ये है कि उसकी जो मारक क्षमता है मिसाइल की, रॉकेट की, वो आसानी से वहाँ पहुँच सकती है। तो इन देशों की सरजमीन का इस्तेमाल अमेरिका ईरान पर हमले के लिए कर रहा था। और ईरान ने कहा कि बेशक ठीक है, हम अमेरिका तक नहीं मार करेंगे, लेकिन जिन जिन देशों की सरजमीन से हम पर हमला होगा, हम वहां अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करेंगे। अब वो देश जाने। ईरान के पास 1200 किलोमीटर तक की दूरी तक मार करने वाले तमाम मिसाइल हैं, 1200 किलोमीटर। और ये जो पूरा गल्फ आता है, ये सब इसके रेडियस में आते हैं। और इसीलिए जैसे ही पता चला कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर आज ये ईरान पर हमला किया, फिर उन्हें पता चला कि कहाँ कहाँ से उनके ईरान के खिलाफ अमेरिका ने अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल किया। तो उन्होंने उन देशों के बारे में जानकारी हासिल की जहाँ जहाँ से ये हुआ। तो रियाद से हुआ, अबू धाबी से हुआ, दुबई से हुआ, बहरीन से हुआ, कतर से हुआ, कुवैत से हुआ, इराक से हुआ। इन जगहों में इन्होंने हमला कर दिया। हालांकि लेबनान में भी है अमेरिका का एयरबेस, लेकिन लेबनान से हमला नहीं किया गया था। तो जिन 8 ठिकानों से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, उन 8 ठिकानों पर पलटवार करते हुए ईरान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिकी एयरबेस पर हमला करने का मतलब ही है कि सीधे अमेरिका से लोहा लेना। पर ईरान डरा नहीं। जैसे ही उसके देश पर हमला हुआ, उसने कहा जहां जहां से तुम हम पर मिसाइल बरसाओगे, हम उन ठिकानों पर मिसाइल गिराएंगे। और जो खबर आ रही है वो खबर ये है कि रियाद से, अबू धाबी से, दुबई से आसमान में काले धुएं का गुबार देखा जा रहा है। सैकड़ों मिसाइलें दाग दी ईरान ने। अब सीधे सीधे अमेरिका और इजराइल एक तरफ, अब ईरान इधर। अब इधर दुश्वारी ये है कि ये जो गल्फ कंट्री हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो या यूएई हो, यूएई का पूरा जो एम्पायर है वो बिजनेस और टूरिज्म पर टिका हुआ है। जंग जिस देश में होती है वो हमेशा तरक्की से पीछे जाता है। तो यूएई कभी नहीं चाहेगा दुबई और अबू धाबी जैसा देश या शहर कि हम किसी जंग में शामिल हों। तो सऊदी अरब ने साफ मना किया और यूएई ने कहा कि हम अपनी सरजमीन से अमेरिका को आसमानी हमले करने की इजाज़त नहीं देंगे, यानी हम अपना एयर स्पेस उनको नहीं देंगे। साफ साफ कहा। उसकी वजह यह है, उन्हें पता है कि अगर उन्होंने अपना एयर स्पेस दिया तो ईरान उनको भी निशाना बनाएगा, और ये देश चाहते नहीं है। जबकि सऊदी अरब हो या यूएई हो या जितने देश का नाम ले रहा हूँ, कतर, कुवैत, ये सब अमेरिका के एक तरह से एहसानमंद देश, और जो अमेरिका कहता है वो करते हैं। लेकिन जब जंग की बारी आती है तो उन्हें लगता है कि नहीं, हम क्यों दूसरे देश पर हमला करने के लिए अमेरिका को अपनी ज़मीन या आसमान दें, और इसीलिए ये खुलकर सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन अब चूंकि वहाँ से स्ट्राइक हो चुका है, तो ईरान ने भी इन्हें बताने के लिए कि अगर तुम्हारी ज़मीन से हमला होगा तो हम ये नहीं देखेंगे कि तुम सऊदी अरब हो या फिर यूएई हो या कुवैत हो या कतर हो या बहरीन हो या इराक हो, हम पलटवार करेंगे। तो ईरान ने किया। अब इससे मामला और आगे बढ़ेगा। अब सवाल ये है, जो पहले भी मैंने कहा कि क्यों इस वक्त को चुना गया, तो असल में ये बहाना है
न्यूक्लियर डील ईरान के साथ किया जाए ताकि वो बॉम्ब न बनाने को पूरी दुनिया को एक तरह से यकीन दिलाए। अमेरिका और इजराइल का मकसद है वहाँ से तख्ता पलट। अभी हाल में जो वेनेजुएला में हुआ, आपने देखा कि कैसे वहाँ के राष्ट्रपति को ट्रंप की सेना जाकर गिरफ्तार करती और लेकर आती, और अभी वो अमेरिका के एक जेल में है। तो वेनेजुएला तो बड़ा आसान शिकार था, ईरान नहीं है। ईरान से लोहा लेना हमेशा मुश्किल रहा किसी भी देश के लिए। इसकी वजह यह है कि पूरे मिडिल ईस्ट और दुनिया के चुनिंदा देश में से एक ईरान है जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइल की भरमार है। वो सबसे ज़्यादा मिसाइल बनाता है, उस पर कई हमले हुए लेकिन वो बनाता रहता है। दूसरा, ये इसलिए भी आसान नहीं है कि भी जून में इजराइल और ईरान के बीच जंग हुई थी, उसमें ईरान ने भी खूब मिसाइल दागे। अब इंटरसेप्ट जो होता है इजराइल के पास है कि एंटी मिसाइल, तो उन्होंने खूब इस्तेमाल किए, गिराए भी ईरान के मिसाइल। अब उस चक्कर में ये हुआ कि उनका इंटरसेप्ट करने वाला जो मिसाइल है वो उसकी धीरे धीरे कम आ गया कि उन्होंने इतना सारा इस्तेमाल कर दिया। ईरान को भी ये बात पता है, तो अब इसीलिए जो ईरान करीब 400 मिसाइल आज दाग चुका है। अब इजराइल की दिक्कत ये भी है कि कितने को इंटरसेप्ट करेगा, क्योंकि उसके भंडार में उतना अभी है नहीं। अब बेशक अमेरिका और बाकी देश थे, लेकिन इस हमले को लेकर अमेरिका और इजराइल को ये था कि यूरोप वाले भी सपोर्ट करें। तो जितने देशों के अभी रिएक्शन आ रहे हैं वो सभी कह रहे हैं ये पूरी दुनिया में शांति के लिए खतरा है और ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो ये सीधे सीधे दादागिरी है अमेरिका और इजराइल की। इस हमले के बाद ट्रंप ने 8 मिनट का एक वीडियो जारी किया आज सुबह सुबह। ट्रंप साहब का एक काम है, वो जब सुबह उठते हैं तो एक वीडियो जारी करते हैं। हालांकि ये वीडियो उन्होंने रात को जारी की क्योंकि अमेरिका में उस वक्त रात हो रही थी। अब उनके इस बयान से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है, जो उन्होंने वीडियो में कहा है कि अमेरिका दुनिया के बाकी देशों के बारे में क्या राय रखता है और क्या दादागिरी है। जो ट्रंप ने कहा उसका ट्रांसलेशन ये है कि ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर शुरू करना और लंबी दूरी की मिसाइलें बनाना जारी रखा। ये हमारे यूरोपीय दोस्त विदेशों में तैनात हमारे सैनिकों के लिए खतरा है। हमारे हमलों का मकसद ईरान शासन में उपजने वाले खतरों को खत्म करना है। हम उनकी मिसाइलें नष्ट कर देंगे, उनकी मिसाइल इंडस्ट्री को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, हम उनकी नेवी को ख़त्म कर देंगे और ये तय करेंगे कि ये पूरे इलाके के जो आतंकी गुट अब दुनिया में कहीं भी इस तरह का उथल पुथल ना कर सकें। ट्रंप ने ईरानी लोगों के नाम भी एक संदेश दिया अपने इस वीडियो में। उन्होंने कहा कि तेहरान की मौलवी सत्ता को उखाड़ फेंकने की मैं अपील करता हूं, मतलब खामेनी जो कि सर्वोच्च धार्मिक नेता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरानियों अपनी सरकार पर कब्जा कर लो, ये तुम्हारी होगी। साथ ही ट्रंप ने यह धमकी भी दी कि ईरानी अधिकारी अगर खामोश नहीं रहते, हथियार नहीं डालते हैं तो फिर मौत तय है, और अगर आप हथियार डाल देते हो, साथ आ जाते हो, तो तुम्हारे साथ इंसाफ करेंगे। ये ट्रंप का बयान है। अब यहां देखिए कि एक दूसरे देश का राष्ट्रपति एक दूसरे देश के लोगों को यह भड़का रहा है कि जाओ और सत्ता पे कब्जा कर लो। ईरान में एक आज़ाद देश है, और अगर यही बात कोई और किसी देश के लिए कहे तो अमेरिका कहेगा कि ये क्या गुंडागर्दी, और वो कूद पड़ेगा। लेकिन अमेरिका जो करे वो सब सही। तो वो खुल्लम खुल्ला है कि जाओ खामेनी की सरकार को हटाओ और तख्ता पलट करो। और जो आज हमला हुआ उसमें खामेनी के जो ऑफिस है, दफ्तर का, उन सारे जगहों पर भी मिसाइल दागे गए। हालांकि खबर यह है कि आज के हमले की जानकारी का अंदाज़ा शायद पहले से था, इसीलिए खामेनी को पहले ही, और जब ये हमला हुआ वो तेहरान में थे नहीं, तेहरान से बाहर किसी गुप्त जगह पर रखा गया, किसी बंकर और ऐसी ही जगहों पर जहाँ पर मिसाइल कारगर ना हो, तो किसी खुफिया ठिकाने पर। ट्रंप के बाद नेतन्याहू ने भी, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो है, उन्होंने भी एक वीडियो बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि इस ज्वाइंट ऑपरेशन से ईरानियों को अपना भाग्य अपने हाथ में लेने का अधिकार होगा। अब वक्त आ गया कि ईरान के सभी लोग एकजुट होकर अत्याचारी सत्ता से छुटकारा पाएं और ऐसा ईरान बनाएं जो आज़ाद और शांति से प्यार करने वाला हो। यानी कि ये ईरान के लोगों से कह रहे हैं कि चलो अब अपने हाथ में सत्ता ले लो और एक ऐसा देश बनाएं जो शांति और प्यार करने वाला हो। असल में नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान की गद्दी पर एक ऐसा शख्स बैठे जो इजराइल और अमेरिका का पिट्ठू हो, जैसे इराक में है, जैसे अभी वेनेजुएला में हो गया, जैसे और भी देशों में जो अमेरिका का पूरा एक रवैया रहा है। तो ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो अमेरिका और इजराइल के आगे पीछे घूमने से मना कर दे। और अमेरिका को चाहिए चापलूस और जी हुजूरी वाले लोग, नेता। और यही वजह है कि खामेनी, और ख़ासतौर पर जो खामेनी की पूरी फोर्स है, वो शुरू से ही अमेरिका की
धमकी के आगे कभी नहीं झुका। तो अब ये दोनों के तो आपने देख लिए। अब यहां पर यह है कि अमेरिका में आखिर ईरान में ईरानी सरकार को उखाड़ फेंकना इतना मुश्किल क्यों है? तो उसकी वजह यह है कि जो ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, करीब 2.25 लाख इसमें सैनिक है। और रिवोल्यूशनरी जो गार्ड कोर है वो सीधे सीधे वहां के जो सर्वोच्च धार्मिक नेता है यानी कि खामनी है, उनके ऑर्डर पर काम करता है। और ये वो गार्ड है जिसको कहते हैं कि सबसे खूंखार है। और इनके लिए बाकी चीज का या देश में कोई पॉलिटिक्स और बाकी का मतलब नहीं होता है। तो ये एक इशारे पर काम करता है। तो इस इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर पर काबू पाना सबसे मुश्किल काम होता है। नंबर 2, जो ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उसकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि वो लंबे वक्त तक आसानी से लड़ाई लड़ सकता है। और ईरान अब यही चाहेगा, जितने एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना है कि अमेरिका और इजराइल ने जो हमला किया, तो ईरान ने पहले कहा था कि जहाँ जहाँ से हमला होगा हम वहाँ पलटवार करेंगे। और इसीलिए उसने 7 देशों को निशाना बनाया जहाँ अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। अब यहाँ पर यह है कि एक दूसरे पर मिसाइल दागते रहेंगे और दावा चलता रहेगा। दूसरा ये है कि सीधे आर पार की जंग हो। सीधे आर पार की जंग थोड़ी मुश्किल नजर आ रही है। आर पार की जंग का मतलब यह है कि फुल फ्लेज सेना, बॉम्ब, सारी चीज़ें एक दूसरे देश पर बरसाओ, बर्बादी करो, हज़ारों जान लो, तख्ता पलट करो, फिर नई हुकूमत कायम हो। तो अभी से जितने देशों के रिएक्शन आ रहे हैं उसमें लगता है कि एक तो अमेरिका ऐसी गलती करेगा नहीं। एक और चीज़ आ रही, अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का जो वहाँ का 4 साल का टेन्योर है, तो ट्रम्प साहब का भी है जिसमें होता है कि भाई कैसी है, अच्छी है, बुरी है। तो ये जंग ट्रम्प साहब को इस मिड टर्म में भी फायदा पहुंचा सकता है। दूसरा जो एक्सपर्ट है, एप्स्टीन फाइल्स के बारे में आप लगातार सुन रहे होंगे अभी कई महीने से, और इसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुर्खियों में है। इनकी बहुत सारी तस्वीरें आ चुकी हैं। अब इस जंग से एक फ़ायदा ये होगा कि जब तक ये जंग चलेगी एप्स्टीन फाइल्स हाशिए पर रहेगी। अब एप्स्टीन फाइल की बात कोई नहीं करेगा। अभी बात होगी ईरान, इजराइल और अमेरिका के जंग की। अब एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि जो अभी 2 महीने पहले तक ईरान के अंदर एक विद्रोह चल रहा था, ईरानी लोगों में एक खास बात है कि आपस में अपनी सरकार से, अपने लोगों से वो लड़ते हैं, विरोध प्रदर्शन भी करते हैं। लेकिन जब उनके देश पर हमला होता है तो पूरी ईरानी आवाम जो है, जनता जो है, वो एक साथ हो जाती है। इससे पहले भी ये हुआ था कि ईरान में बहुत सारे विरोध प्रदर्शन थे, गरीबी, बेरोजगारी को लेकर, करेंसी के वैल्यू को गिरने को लेकर। लेकिन जब इजराइल ने हमला किया था जून में लास्ट ईयर, तो अचानक खामनेई की ताकत बढ़ गई थी। पूरी ईरानी जनता एकजुट हो गई थी। तो 2-2.5 महीने से जो कुछ ईरान में चल रहा था, इस एक हमले से अब वो सब कुछ भुलाकर ईरानी सेना, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड और वहाँ के जो एयरफोर्स, नेवी, इन सब के साथ जनता आ जाएगी। तो एक इसका जाने अनजाने डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने खामनेई को ये फायदा पहुंचा दिया। दूसरा, अमेरिका और इजराइल से ज़्यादा इस वक्त ईरान ये चाहेगा कि जंग किश्तों में लंबी खींचे, उससे उसे फ़ायदा होगा, क्योंकि उसको आराम से बैलिस्टिक मिसाइल हैं, अमेरिकी नौसेना के ठिकाने हैं। और उधर अमेरिका और इजराइल ये कभी नहीं चाहेगा कि ये जंग लंबी हो। आप यूक्रेन का देख लीजिए, कितने बरस हो गए, 3 बरस से ज़्यादा शायद हो गए, अभी भी रूस उलझा हुआ है। और सबसे हास्यास्पद और हंसी की बात तो ये है कि कितनी बार रोना रो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप कि मैं दुनिया भर में समझौता करा रहा हूँ, इंडिया पाकिस्तान की जंग को रुकवा दी, मैंने फलाने जगह जंग रुकवा दी, लाखों लोग मारे जाते, मुझे नोबेल का पीस प्राइज चाहिए, मतलब दुनिया में शांति कराने के लिए। और वही शख्स दूसरे देश पर हमला कर रहा है। यहाँ ईरान ने पहले हमला नहीं किया, पिछली बार भी इजराइल ने पहले किया था, इस बार भी इजराइल और अमेरिका ने मिलकर हमला किया है। तो जो पहले हमला करता है, इसका मतलब है कि या तो आप अपने डिफेंस में करते हो, यहाँ डिफेंस तो है नहीं, यहाँ तो सीधे आक्रमण है। तो एक तरफ आप दूसरे देश पर हमला कर रहे हो और अब जंग की शुरुआत कर रहे हो, जंग में आप दुनिया को झोंकने की कोशिश कर रहे हो, और फिर आप कहते हो कि मुझे नोबेल पीस पुरस्कार चाहिए। ये कैसा मजाक है। हालांकि अफसोस की बात यह है कि जो आज शुरू हुआ है, लगता नहीं है कि बहुत जल्द खत्म होगा। हालांकि इसमें यूएन का भी रोल मुझे नहीं लगता, कि वो यूएन भी अब कठपुतली होकर रह गई है, और अमेरिका वैसे भी किसी की सुनता तो है नहीं। तो अब ना मालूम ये कितने दिन चले। जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोग जो बेकसूर होते हैं उन लोगों को होता है, और जंग एक देश को बरसों पीछे धकेल देता है।
जैसे अगर ये 40 बच्चों वाली खबर सही है तो ये बेहद अफसोसनाक है, उन बच्चों का क्या कसूर। तो दुआ यही है कि ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि दुनिया में शांति रहे, पीस रहे, या हर एक के लिए, जो पूरी दुनिया में करीब 7 अरब लोग हैं, सभी के लिए अच्छा हो। लेकिन जिस तरीके से इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसकी आंच पूरे गल्फ तक पहुंच गई है, गल्फ वार याद रखिए, अब गल्फ के देशों का क्या रुख रवैया होगा, सऊदी अरब का, यूएई का, कतर का, कुवैत का, बहरीन का, जॉर्डन का, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये इनमें से कोई जंग नहीं चाहता। लेकिन अमेरिका के डर से ये खामोश रहेंगे, या फिर अमेरिका से कहेंगे कि भाई आप हमारी सरजमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए ना कीजिए। तो ऐसी सूरत में अमेरिका इन देशों के खिलाफ क्या करेगा, ये भी देखना होगा। और उधर नेतन्याहू को लेकर इजराइल में जो अपोजिशन की पार्टी है वो वैसे ही गुस्से में है, अभी पार्लियामेंट में उन्होंने पूरा बैकआउट भी किया था। तो नेतन्याहू को भी अपनी खिसकती जो ज़मीन नज़र आ रही है इजराइल में, शायद उनको जंग का रास्ता दिखाई दिया। तो कुछ भी हो सकता है, आने वाले दिनों में क्या होगा इस जंग पर हम और पूरी क्राइम तक की टीम की भी नज़र रहेगी। तो फिलहाल कहानी में आज इतना ही। अब आप